मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। अभी हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा कि सिद्धांतों की प्रकृति के बारे में पढ़ा, सिद्धांतों के महत्व के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे हेनरी फियोल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। हेनरी फियोल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। हेनरी प्रबंध के सिद्धांतों को सबसे पहले हेनरी फियोल ने ही समझा, पढ़ा और प्रकाशित किया, इसलिए प्रबंध का एक तरीके से जन्मदाता ही हेनरी फियोल को माना जाता है। हेनरी फियोल ने अपने शोध, अपने अनुभव के आधार पर 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो हेनरी फियोल के प्रमुख और 14 सिद्धांत इस प्रकार हैं जो अपन अभी पढ़ेंगे। हेनरी फियोल का प्रथम सिद्धांत है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। हेनरी फियोल ने कहा कि जिसे कार्य या श्रम विभाजन का सिद्धांत का नाम दिया, हेनरी फियोल ने कहा कि यह सिद्धांत संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए। कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में दक्ष नहीं होता है। कहने का मतलब हर व्यक्ति हर कार्य बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। हर व्यक्ति अलग अलग कार्य में दक्षता हासिल किया हुआ होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है, हमको उस कार्य को उसको सौंपना चाहिए ताकि उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे से उपलब्ध हो सकेंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें उसकी विशेष योग्यता हो या विशेष अनुभव रखता हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित समय होता है, अतः वह सभी कार्यों को कर भी नहीं सकता है। इसलिए कार्यों का या श्रम का विभाजन होना बहुत ही अनिवार्य है। क्या कहा फियोल साहब ने कि कार्य का या श्रम का विभाजन इस तरीके से होना चाहिए, जो व्यक्ति जिस कार्य में ज़्यादा अनुभव रखता हो, ज़्यादा योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को वो कार्य करने देना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत उन्होंने बताया, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। फियोल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलने चाहिए, वास्तव में एक दूसरे में समाये हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के सिर्फ अधिकार ही नहीं होते हैं, अधिकार के साथ साथ दायित्व हमेशा पैरेलल चलते हैं। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत कहता है कि अधिकार एवं दायित्व में पर्याप्त संतुलन का होना अति आवश्यक है। संगठन में प्रत्येक प्रबंधक को दायित्व के अनुपात में ही अधिकार भी दिए जाने चाहिए, किंतु फियोल ने यह भी कहा है कि प्रबंधकों को अपनी स्थिति के कारण औपचारिक रूप से अधिकार तो मिलते हैं, किंतु प्रत्येक प्रबंधक को अपने चातुर्य, अनुभव एवं चरित्र के आधार पर भी कुछ व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करने चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि फियोल के सिद्धांत को आजकल कई लेखक समरूपता का सिद्धांत के नाम से भी कहकर पुकारते हैं। तीसरा जो फियोल का जो सिद्धांत है उसका नाम है अनुशासन का सिद्धांत। प्रबंध का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। अतः यह सिद्धांत कहता है कि सभी कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फियोल ने यह भी कहा है कि संस्था में अनुशासन स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी करने चाहिए। कौन कौन से प्रयास करने चाहिए वो इस तरीके से हैं कि संस्था के प्रत्येक स्तर पर प्रभावकारी प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। कर्मचारियों को कार्य नीतियों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। दंड व्यवस्था का न्यायपूर्ण पालन करना चाहिए। न्यायपूर्ण पालन का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को दंड मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है, न्यायपूर्ण पालन होना चाहिए।
कहने का मतलब सभी व्यक्तियों के साथ में, संगठन के सभी व्यक्तियों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत अगला और चौथा इनका सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। फ्योल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जब एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते हैं तो वह भ्रम एवं विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। फ्योल का यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता। कहने का मतलब एक समय में एक व्यक्ति एक ही अधिकारी के द्वारा दिए गए कार्य को संपन्न कर सकता है। इसलिए इस सिद्धांत को का नाम दिया आदेश की एकता का सिद्धांत। कहने का मतलब एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी के द्वारा एक समय में आदेश किसी भी कार्य का आदेश देना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है इनका निर्देश की एकता का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्यों का एक ही प्रमुख अधिकारी होना चाहिए तथा उन सब समान कार्यों की एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में समान कार्य एवं उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एवं एक ही योजना होनी चाहिए। इसके कार्यों में एक रूपता बनी रहती है। सभी कर्मचारियों को कार्यों में समन्वय करना सरल हो जाता है तथा मुंडे मुंडे मतीर भिन्ने वाली स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती है। कहने का मतलब अलग अलग दिमाग की अलग अलग बुद्धि। अगला और छठा जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता दी जानी चाहिए। फ्योल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को वरीयता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि व्यक्तिगत हितों तथा सामान्य हितों में संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हितों का त्याग या समर्पण कर देना चाहिए। फ्योल ने इस सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच में न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। प्रबंधकों को अपने आचरण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अधीनस्थों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। अगला सातवां सिद्धांत है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। फ्योल का यह सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक केवल कर्मचारियों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। केंद्रीयकरण का सिद्धांत। जब संस्थाओं में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित रहते हैं तब संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। फ्योल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि संस्था में न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए और न ही अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सोपान श्रृंखला या पदानुक्रम का सिद्धांत। फ्योल के अनुसार प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंधकों से लेकर निम्न स्तर के प्रबंधकों के बीच में अधिकारों की एक अखंड धारा बहती रहती है। अतः आदेशों के देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः इसी धारा या मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सिद्धांत कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में आदेश निर्देश देने तथा सुझाव एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संगठन के अधिकारों की श्रृंखला को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो अपन ने एक सोपान श्रृंखला बना के और इसमें बताया हुआ है। व्यवस्था का सिद्धांत। फ्योल के द्वारा यह सिद्धांत भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत।
का यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ उचित, निष्पक्ष, समता एवं दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। फेयोल का विश्वास था कि इससे नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच में मधुर संबंधों का सूत्रपात होता है। कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे यह मान्यता रही है कि कोई भी कर्मचारी जब नए कार्य पर लगाया जाता है तो उसे नए कार्य को सीखने में कुछ समय लगता है। अतः बार बार उसका स्थानांतरण किया गया तो उसे बार बार नया कार्य सीखना पड़ेगा। फलतः वह किसी भी कार्य में कार्य कुशलता हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्यकाल में हमेशा क्या होना चाहिए? स्थायित्व होना चाहिए। 13वां इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है पहलपन का सिद्धांत। पहलपन का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यों की योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा और तथा अधीनस्थों को आंतरिक सुख का अनुभव होगा। इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों में पहलपन की भावना का विकास होगा। 14वां और महत्वपूर्ण सिद्धांत है समूह भावना का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंध की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों को समूह भावना तथा एकता की भावना का विकास करना चाहिए। इस हेतु फेयोल ने कहा है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखने चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से ही करना चाहिए। उन्हें औपचारिक रूप से लिखित संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही कम करना चाहिए। तो फेयोल के द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। धन्यवाद।